पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं और हमने कल लास्ट लेक्चर में आपका किया था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर थे? साइज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड टैबलेट। ठीक है, आज हम करेंगे पीरियड्स और ग्रुप में इनका वेरिएशन किस तरह से होगा। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रही हूं बेटे ग्रुप की। जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37, 55। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे 21, 22 सॉरी 28, 1, 2881, 2881, 2881। तो जैसे ही आप नीचे जा रहे हैं आप देख रहे हैं क्या इंक्रीज कर रहा है बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू n। क्या इंक्रीज कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में? शेल। अगर शेल इंक्रीज करेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटे? इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा तो ध्यान से समझिए बेटे, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू q1 q2 y में r2। रेडियस इतना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली सॉरी क्या है यहाँ पर? ज्यादा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? तो अगर आपका साइज छोटा है बेटे, साइज छोटा है तो देखिए रेडियस क्या होगा? कम होगा। रेडियस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटे? ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी की क्या लगानी पड़ेगी बेटे? ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों ज्यादा लगी? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटे? घट रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी राशि? बढ़ेगी, कम होगी। वेरी गुड। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी? डिक्रीज। क्लियर हो गई? ऊपर बात करते हैं बेटे पीरियड में NiBe बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। अब यहाँ मैं बात करूँ बेटे सिंपल सी बात करेंगे तो इधर हम पढ़ चुके हैं कि साइज पीरियड में क्या करता है? डिक्रीज। साइज डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा बेटे? इंक्रीज। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी? क्लियर होगी मेरी बात? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? सिंपल देसी भाषा में अगर हम समझे कि मैंने एक बच्चे को यहाँ से पकड़ रखा, ठीक है, मैंने इसको यहाँ ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, और अब आपको एनर्जी लगा के इसको यहाँ से छुड़वाना है। अगर मैंने इसे स्ट्रांगली पकड़ रखा है तो आपको छुड़वाने में मेहनत क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। अगर मैंने इसको लूजली पकड़ रखा है तो आपको मेहनत क्या लगानी पड़ेगी? कम। अगर ये मेरे पास खड़ा है तो मैं स्ट्रांगली पकड़ सकती हूँ इसे। अगर ये मेरे से काफी दूर खड़ा है तो मेरे को पकड़ने में क्या लगेगा? मेहनत ज्यादा लगेगी। तो अब ये इतना स्ट्रांग पकड़ नहीं है। बात समझ आई बेटे? अपनी पकड़ से मतलब मेरी पकड़ से इसको बचाना है। तो एनर्जी मैंने अगर स्ट्रांगली पकड़ रखा है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। मैंने अगर आराम से पकड़ रखा है तो एनर्जी क्या लगेगी? कम। समझ आई बात बेटे? उसके बाद करते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बात करें तो अगर आप इस तरफ कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसकी होती है 2:2, इसकी होती है बेटे 2:2 2p3 और इसकी होती है बेटे 2:2 2p6। आपको अच्छे से दिख रहा है बेटे 2:2 फुली फिल्ड है, 2p6 भी फुली फिल्ड है और 2p3 क्या है बेटे? क्लियर है मेरी बात? अब अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटे? स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटे? ज्यादा। क्लियर? अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा फुली फिल्ड कौन है? नियॉन।
उसके बाद फुली फिल्ड कौन है? बेरिलियम। और उससे कम किसकी होगी? क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं बेटे? इसी तरह से मैंने केस फर्स्ट लिया एक्सेप्शन का, बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज्यादा हो? आपको पता है अगर मैं साइज के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरॉन। बेटे साइज कम होता चला जाता है, साइज के अकॉर्डिंगली बता रही हूं। तो साइज किसका बड़ा है बेटे? बेरिलियम का बड़ा है किससे? बोरॉन से। तो देखा जाए साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम। साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ये एक्सपेक्टेड है, जो हम उम्मीद करते हैं कि होनी चाहिए। बात समझ आई? लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास आप देखेंगे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे? 2s2 और बोरॉन का क्या है बेटे? 2s2 2p। इसको मैं कह सकती हूँ बच्चे ये क्या है? फुली फिल्ड। और ये क्या है बेटे? कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या लगानी पड़ेगी? तो ये केस। बात समझ आई बेटे? होनी किसकी चाहिए थी ज्यादा? बोरॉन की। है किसकी ज्यादा? तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने ये सीखा कि साइज को डोमिनेट कौन कर देता है? स्टेबिलिटी। साइज और स्टेबिलिटी की बात हो तो आप किसको देखेंगे बेटे? स्टेबिलिटी को देखेंगे। बात समझ आई बेटे? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? नेक्स्ट एक्सेप्शन मैंने लिया बेटे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यही है जो पेपर में आते हैं एक्सेप्शंस। साइज के अकॉर्डिंगली देखो मैं, जो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है बेटे, ऑक्सीजन का छोटा है अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है? तो साइज जिसका बड़ा होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है बेटे, और इसकी क्या होगी? साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। दिस इज एक्सपेक्टेड। उम्मीद हमने यही कर रखी है। लेकिन नाइट्रोजन का देखो तो 2s2p3 बेटे, और ऑक्सीजन का 2s2p4। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आते हैं, मैं सिखा दूंगी। इसका 2s2p3 तो मैं कह सकती हूँ बेटे ये यहाँ पर ये क्या है बेटे? हाफ। और ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नन ऑफ द स्टेबिलिटी। क्लियर होगी बात मेरी? कोई डाउट तो नहीं है बेटे? नेक्स्ट अगर मैं देखूं पीरियड में, अगर मैं मूव कर रही हूं तो इस तरह से बढ़नी चाहिए क्योंकि मेरा साइज घट रहा है। लिथियम मेरा सबसे क्या है बेटे? बड़ा है, और नियॉन मेरा क्या है? सबसे छोटा। नियॉन को तो आप हटा दीजिए क्योंकि नियॉन आपने पढ़ा है साइज में क्या है? एक्सेप्शन है। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फुली फिल्ड हो जाता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है। बट आपने सिंपली पीरियड में ये देखा है कि पीरियड के अंदर साइज आपका क्या करता है बेटे? डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है? डिक्रीज। अब अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होना चाहिए बेटे? इंक्रीज होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। यही एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि देयर इज एक्सेप्शन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन एंड नाइट्रोजन एंड, तो यहाँ पर ये दो पोजीशंस आपकी पलट जाती हैं, चेंज हो जाती हैं ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। क्लियर? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि स्टेबिलिटी डोमिनेट्स साइज फैक्टर। क्लियर होगी मेरी बात? नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड में भी ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, और क्लियर हो मेरी बात? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हर पीरियड में भी ऐसा ही। देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ के एलिमेंट को अरेंज नहीं किया है। इन एलिमेंट्स का हमने क्या किया है? एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला है सारा का सारा। उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को हमने क्या किया है? स्टडी किया है, और उस स्टडी को हमने एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या किया है? एक्सप्लेन किया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पीरियड में हमेशा ही कम होएगा या पीरियड में हमेशा ही साइज बढ़ेगा, नहीं, एक्सेप्शंस है। और उन एक्सेप्शंस को फिर हमने नई थ्योरी खोजी, उसके लिए फिर नई से उसे एक्सप्लेन किया। फिर कुछ ना कुछ हमने ट्रेंड बनाया, उसमें कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसको पढ़ने के लिए हमने फिर से नई थ्योरी को एक्सप्लेन। पीरियोडिक एक डाटाबेस
ये सारी चीजें हमने निकाल के देखी है, कर करके देखी है, और करने के बाद हमारे पास सीक्वेंसेस ये आई है जो मैंने सामने लिखी है। सीक्वेंसेस ये आई तो उसको एक्सप्लेन हमने अपने कंसेप्ट से कर कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या था, ज्यादा था। तो हमने इसको अपने कंसेप्ट के बेस पे इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि भाई साहब यहाँ पर आप में स्टेबिलिटी है और यहाँ स्टेबिलिटी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बात समझ रहे? आपको यहाँ पर कंसेप्ट याद करके एग्जाम्पल को फिट नहीं करना है। यही गलती करते हैं बच्चे जी मेंस में, जो गलत होते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आएंगे पीरियोडिक से, और जो गलती होती है वो यही होती है। बच्चे प्रॉपर्टीज याद करते हैं क्योंकि 10th में प्रॉपर्टीज ही याद करके आए होते हैं, और उनके बेस पे एग्जाम्पल बनाते हो। आपको एग्जाम्पल याद करने हैं और उनके बेस पे क्या कंसेप्ट लगेगा उसको। बात समझ रहे हैं? एक्सपेरिमेंट को आप अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट में आप अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली पहले से हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वो चेंजेस क्यों हुए। अब अगर मैं पीरियड की बात करूं बेटे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नॉर्मल गैस क्या है, एक्सेप्शनली हाई। रीजन बेटे, फुली फिल्ड स्टेट NH2NP, NH2NP6 तो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। और अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। देखा जाए तो Nb का साइज सबसे बड़ा है ना, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे कम होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी। तो हमने अपना कौन सा कांसेप्ट लगाया कि जी यहाँ पे साइज का कांसेप्ट काम नहीं आ रहा, कौन सा, स्टेबिलिटी। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाहती हूँ? मतलब आप पकड़ नहीं सकते हैं इस बात को कि साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, नहीं। साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो सकती है। नियॉन का किस तरह समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ पा रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि आप इस बात को पकड़ के नहीं बैठेंगे कि साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, नहीं। साइज बड़े में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा हो सकती है। कई फैक्टर है, एक अकेला फैक्टर किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेगा, कई फैक्टर मिलके इनमें सारों में देखना पड़ता है कि हाँ, आपको ये देखना है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा फैक्टर सामने आ रहा है। बात समझ आई बेटे? किसी को एक्सप्लेन स्टेबिलिटी से करोगे, किसी को एक्सप्लेन चार्ज से करोगे, किसी को एक्सप्लेन साइज से करोगे। बात समझ आई? हर एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन अलग है। ये भी होता है कि किसी में दो तीन फैक्टर सेम आ जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट में दो तीन फैक्टर एक चीज को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हो, दैट कैन बी। समझ आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद बात करते हैं बेटे, वही सेम चीज रेडिएशंस के रेडियस ये रेडियस का नहीं बात कर पहले आयनाइजेशन अब यही आ गई बेटे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको बोला है रेडियस ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कॉपर, ठीक है? लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी में किसकी ज्यादा दिखती है, जिंक की, जबकि बड़ा कौन है, जिंक। यहाँ पर भी वेक्टर गड़बड़ा गया, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंगली तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए,
पहले ही बता दिया, अगर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो तो जल्दी से बोलो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पता है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन होगी। फुली फिल्ड है तो बेटे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगी बेटे, साइज बड़ा होगा और साइज यहाँ बड़ा। साइज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बात समझे। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4s239, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने की बात करेंगे, देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। 29 के केस में 4s239 ही होती है, बट ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी 4s138 10 बन जाती है। एक्सचेंज एनर्जी मैंने आपको कांसेप्ट करवा रखा है ना। तो यहाँ पर आप इसमें फोकस करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की ज्यादा है। देखिए साइज क्यों बड़ा है, क्योंकि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी बेटे, रिपल्शन। रिपल्शन ज्यादा तो साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, बात क्लियर है यहाँ तक। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होगी बेटे, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा स्टेबल भी तो है। दूसरा कांसेप्ट अगर इसको देखो मैं, तो ये क्या है बेटे, फुली फिल्ड स्टेबल, और स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा डोमिनेट करती है कौन से फैक्टर को, साइज के फैक्टर को। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटे, बात समझ आ गई, क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने एक साइज को एक्सप्लेन किया है, क्यों, क्योंकि साइज का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आप ये भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है तो बेटे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि C10 के वो क्या है, स्टेबल। दोनों फैक्टर आपको माइंड में लेके चलना, बात समझ आई बेटे, कोई डाउट तो नहीं। एक्सेप्शन ऑफ I इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैं बात करती हूँ। कुछ एक्सेप्शंस कर रहे हैं आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी के, पहला है बेटे गैलियम और एल्यूमीनियम। अब गैलियम और एल्यूमीनियम कैसे आता है बेटे, इसको समझने के लिए यहाँ पर डी ब्लॉक चल रहा है, डी ब्लॉक के जस्ट बाद वाला एलिमेंट कौन आता है, गैलियम। डी ब्लॉक के जस्ट बाद वाला एलिमेंट क्या है बेटे, गैलियम। यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है, मैं लिख देती हूँ, पूरी देख लेते हैं। दिस इज योर सीरीज बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या चल रहा है बेटे, डी ब्लॉक, ठीक है। अब डी ब्लॉक में आपको पता है ना, देखो D10 की कॉन्फ़िगरेशन चल रही होगी, कहाँ से कहाँ तक, D1 से D10, क्योंकि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 10, तो D1 से लेके कहाँ तक चल रहे होंगे, D10, बात समझ आई। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ, एटॉमिक नंबर 31, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, again 4p, यही होगा बेटे। डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। बात समझ आई।
चाहिए ना बड़ा, ये चीज आपको लगेगा कि बड़ा होना चाहिए, है ना, लेकिन आप ध्यान दीजिए जब आप इधर से इधर मूव करते हैं तो पीरियड में साइज क्या होता है, घटता है, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ से जब आप यहाँ तक आएंगे तो साइज घटना चाहिए ना, घटना चाहिए ना बेटे। ऊपर से अगर आप नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, इसका साइज ज्यादा होगा, गैलियम का ज्यादा और एल्यूमिनियम का कम, यही एक्सपेक्टेड है बेटे, बात समझ आई। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटे, गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि इसमें B के 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेटे, और वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे न्यूक्लियस के साथ, अट्रैक्शन करेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो पीरियड से बिल्कुल अलग है, ट्रेंड से बिल्कुल अलग है, तो बेटे गैलियम हमने बनाया नहीं, पहले से डिस्कवर्ड है। जब हमने इसकी रेडियस वगैरह को मापा तो हमने देखा कि इसकी रेडियस एल्यूमिनियम से क्या थी, छोटी सी। तो अब क्वेश्चन उठ गया कि एल्यूमिनियम से छोटी इसकी रेडियस कैसे हो सकती है, ये तो एटॉमिक नंबर में नीचे आ रहा है। तो हमने उसको क्या एक्सप्लेन किया कि जी गैलियम के पास D के 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन कब करते हैं, जब सिर्फ D10 की कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ आई बेटे। अब तो ये तो फुली फील्ड भर के आगे भी तो आ गया ना, नहीं समझे बेटे मेरी बात, पूरा हो गया ना ये तो। अब क्या इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करेंगे, बात समझ आई। तो जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि एक्चुअलिटी में गैलियम को बड़ा होना चाहिए और एल्यूमिनियम को क्या होना चाहिए, छोटा, तो जब हमारे साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया, उसको देखा, तब क्या सामने आया कि इसके पास B के कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, 10। और क्या कहा साइंटिस्ट ने कि वो 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अच्छे से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो आपस में शील्डिंग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि S से शील्डिंग, S से साइज, मैंने बताया था कि शील्डिंग ज्यादा तो साइज क्या होगा, ज्यादा, साइज कम है तो D इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या है, कम है। तो एक्सप्लेन कैसे किया साइंटिस्ट ने बोला कि गैलियम की क्या है बेटे, पुअर शील्डिंग है, गैलियम की क्या है बेटे, पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज क्या हो जाता है बेटे, छोटा हो जाता है, बात समझ आई। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है, इसको शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो तो साइज क्या होता है, बड़ा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो साइज क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, ये लर्न करना है बेटे। आप एक ही ट्रेंड को हर पीरियड में हर जगह फॉलो नहीं कर सकते, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज। कंपटीशन का क्वेश्चन अगर यहाँ से क्रैक करना है तो आपको ट्रेंड ऑन टिप्स होने चाहिए, बात समझ रहे हो। जर्नल ट्रेंड तो बस आपके एनसीईआरटी के सिलेबस तक रह जाएंगे, स्कूल सिलेबस तक, कंपटीशन में एक्सेप्शन है, 3-4 एक्सेप्शन है, याद रखिए, है ना, 3-4 एक्सेप्शन है, यहाँ एमसीक्यू में है, तो 3-4 एक्सेप्शन याद होने चाहिए। रीजन आपसे पूछे कोई क्यों भाई रेडियस गैलियम की छोटी क्यों है एल्यूमिनियम से, तो क्या बताओ, गैलियम के पास क्या है, पुअर शील्डिंग, क्लियर हो बात बेटे। अगर गैलियम की शील्डिंग पुअर है तो रेडियस क्या हो गया, छोटा, और रेडियस के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया कि गैलियम की एटॉमिक एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जबकि उसकी कम होनी चाहिए, बात समझ आई बेटे। तो गैलियम और एल्यूमिनियम इज एन एक्सेप्शन इन रेडियस एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी, बात समझ आई बेटे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटे 5d एंड 4d ऑर्बिटल्स। 5d और 4d ऑर्बिटल्स की अगर हम देखो, सबसे पहले 3d होनी चाहिए, फिर 4d होनी चाहिए, फिर 5d होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सीक्वेंस में आना चाहिए। 3d क्या होता है बेटे, ऊपर आती है, उससे नीचे 4d सीरीज होती है, उससे नीचे 5d सीरीज होती है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने जो सीरीज लिखी है स्कैंडियम की वाली, ये है 3d, उसके बाद आपकी यट्रियम की सीरीज आएगी बेटे 4d, उसके बाद La की सीरीज आएगी 5d, बात समझे। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हैं तो साइज क्या करता है बेटे, इंक्रीज करता है, साइज अगर इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, बताएगा कोई, यहां से रख कर देते हैं थोड़ा सा,
एक्सपेक्टेड क्या है बेटे बोलो। अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग की बात करूं तो 3D उससे बड़ा कौन सा है 4D और उससे बड़ा क्या है 5D। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड क्या होगी 3D की सबसे ज्यादा और 4D देन 5D ये हुई है ना। और है क्या बेटे 5D की सबसे ज्यादा है और 4D की सबसे कम। तो देखा जाए तो 3D और 5D ने अपने आप को बदला है किसने बदला है बोलो 5D और 4D ने ध्यान से देखो 3D और 4D ने बदला है या 4D और 5D ने बदला है किसने बदला है 5D ने बदला है। सोच ले 5D तीनों ही बदले साइन चेंज हो साइन भी बदले। गया साइन ग्रेटर का वैसे मार अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो एक्सपेरिमेंटली। जब हमने एक्सपेरिमेंटली इन तीनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट की तो सीक्वेंस ये निकल के आ सामने। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि इस एक्सेप्शन फॉर्म की स्पेस पे एक्सप्लेन बात समझे क्योंकि तीनों की कॉन्फ़िगरेशन D10 आप कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि एक एटम इधर है तो दूसरा पीरियोडिक में इधर होगा उसको कंपेयर करो ना। या तो वो एक पीरियड के होंगे या एक ग्रुप के होंगे और आपको 3D 4D 5D नजर आ रहे हैं तो दे विल बी ऑफ सेम ग्रुप किस चीज के होंगे वो सेम ग्रुप के होंगे। बात समझ आई बेटे। अब होता क्या है 3D ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे 4D और 5D ये हमने एक्सपेक्ट किया क्यों क्योंकि हमने ये माना था कि नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। बट एक्चुअल क्या है ये ध्यान दीजिए एक्चुअल क्या है बेटे बोलो 5D की सबसे ज्यादा उससे कम किसकी 3D की उससे कम किसकी तो 5D उठ के आगे आ गया 5D उठ के क्या आ गया बेटे और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ज्यादा है ना। अब क्यों एक्सप्लेन की वो चीज जरा ध्यान दीजिए बेटे 5D के अंदर 4f14 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 4f14। अब d ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है उसके अंदर जब उसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपस में रिपल्शन करने लग जाते हैं जिसकी वजह से बोलो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और शील्डिंग इफेक्ट से साइज क्या होता है बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं f ऑर्बिटल की बात करूं तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है बेटे। f ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो क्या उसके 14 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे नहीं करेंगे ना बेटे। उसके 14 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्यों नहीं करते क्योंकि f ऑर्बिटल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मेरी बात समझ आई बेटे f का साइज d से क्या होता है बड़ा होता है। d में जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करते हैं अपर इलेक्ट्रॉन पे s वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाने लग जाते हैं रिपल्शन जिसकी वजह से साइज क्या होता है बढ़ जाता है। ध्यान से समझिए। लेकिन अगर मैं 5D की बात करूं तो 5D में 4f14 आएगा बेटे 4f14 है तो 4f14 के जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपल्शन नहीं करते क्यों क्योंकि f ऑर्बिटल का साइज क्या है बहुत ही ज्यादा बड़ा। बात समझ आई बेटे। रिपल्शन अगर नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी अट्रैक्शन। रिपल्शन या दो ही तो फोर्सेस है या तो रिपल्शन होगी या फिर क्या होगी अट्रैक्शन। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है अट्रैक्शन। बात समझ आई। आप क्या हाँ जी साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी होनी चाहिए ना तो बढ़नी नहीं। साइज भी एक्सपेक्टेड है दिस इज एक्सपेक्टेड बेटे एक्सपेक्टेड होता है और वैसे रेडियस ऑफ 4D क्या होती है बड़ी होती है किससे 5D से सेम ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो हमने एक्सप्लेन क्या किया बोलो f ऑर्बिटल्स ऐसे नहीं लिखते रिपल्शन नहीं लिखते आप क्या लिखेंगे f ऑर्बिटल्स शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट thus electronic repulsion is less इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी तो अट्रैक्शन क्या होगी बेटे जी अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगा इंक्रीज
और साइज क्या बन जाएगा। तो दिस इज द सेम। साइज में और एडिशन एंथैल्पी में हमारा क्या है बेटे, बोलो। एक्सेप्शन है बिटवीन 4D एंड 5D। 3D की ज्यादा होनी चाहिए, 3D की क्या हो जाती है, कम। 4D उससे कम है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ 5D आगे पहुंच गया बेटे। क्यों पहुंच गया 5D आगे, क्योंकि 5D में 4f के क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है। 4D में तो 3f तो होता ही नहीं है। तो f इलेक्ट्रॉन आखिर में किस में आए, सबसे पहले किस में अपीयर हुए f इलेक्ट्रॉन, 5D में। और ये 14 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, कोई पूछे। f ऑर्बिटल का साइज क्या है, d से बड़ा है। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खुले खुले होंगे, तो रिपल्शन नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन होएगी, अट्रैक्शन होएगी तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो एनालाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। समझ आया बेटे, कोई डाउट तो नहीं है। These are the some important examples of evolution enthalpy बेटे, ये आपको याद करना है। This has to be crammed। आपके बोर्ड के सिलेबस के लिए इनका कोई यूज नहीं है, बट ये 4 से 5 ही है सिर्फ, आपको नजर आ रहा है। These are only 5 है ना, तो 4-5 ही है, प्लीज इनको ध्यान देंगे और ये जरूर याद करने हैं। जरूर का मतलब जरूर है भाई, ठीक है। This has to be crammed, ये सबसे ज्यादा लर्न होने चाहिए। बात समझ रहे हो, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा। इनमें से एक डायरेक्ट आ जाता है, which is the correct sequence। आपके एमसीक्यूज में, नीट में भी और जेईई मेंस में भी एक आता ही आता है। बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी आप ये देखेंगे, इस केस में और इस केस में डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो एडिशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, लेकिन इसमें भी बढ़ रही है और इसमें भी बढ़ रही है। दो केसेस में उल्टे साइन है। रीजन कॉन्फ़िगरेशन। रीजन क्या बेटे, कॉन्फ़िगरेशन। जब अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो NH2 5 है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है और आप जबरदस्ती निकाल रहे हैं, छोटा साइज आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा।